हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बच्चों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स आज के लास्ट पार्ट के साथ, यानी कि यूनिट 4 का पार्ट 2, जहां पर हम समझेंगे कि किसी भी एक मार्केट के अंदर किस तरीके से प्राइस डिसाइड की जाती है और कई बार अलग अलग तरीके की प्राइसेस भी हमें देखने को मिलती है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो लगा दीजिए फटाफट से आज के अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लास्ट पार्ट। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि यहाँ हम डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है। तो उसमें सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी होगी विच इज मार्केट इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो यूनिट 2 थी वहां पर भी हमने पढ़ा है। हमने यूनिट 3 में भी इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ा है। दोनों जगह पर हमने इक्विलिब्रियम का मतलब ये समझा कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कुछ भी चीज बदल नहीं रही है, फिक्स कर दी गई है। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे तो कंज्यूमर ने एक ऐसी सिचुएशन डिसाइड कर ली है कि भाई मैं इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी तरीके से प्रोड्यूसर ने भी अपनी एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड कर लिया है कि मैं इतना सामान ऑफर करूंगा मार्केट के अंदर क्योंकि इससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो जहां पर भी लोग आकर रुक रहे हैं और बदलना नहीं चाहते उस पॉइंट से, उसे ही हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब जब हम दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को एक साथ लेकर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों कहाँ आ रहे हैं, मार्केट के अंदर आ रहे हैं ना, तो जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों को हम साथ लेकर आएंगे और एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करेंगे जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे मार्केट का इक्विलिब्रियम, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम हमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में ही सेटअप करना है। ठीक है, तो देखो market equilibrium refers to a situation where market demand is equal to the market supply। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जितना हमारे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं और जितना हमारे सप्लायर ऑफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जब वो दोनों चीजें या दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्राइस डिसाइड की जा रही होगी उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी एक्सचेंज की जा रही होगी उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि जैसे ये हमारा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मार्केट डिमांड कर्व है, ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है। जिस पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व का, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम। और इसी पॉइंट पर जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और इसी पॉइंट पे जो प्राइस आपको देखने को मिल रही है ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, चलो अभी कैसे डिसाइड होती है, एक स्केड्यूल की मदद से इसको समझते हैं। हमने प्राइस देखी 1 2 3 4 5 और उसी प्राइस पे मार्केट डिमांड है। आप रिलेशनशिप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घट रही है, डिमांड है क्योंकि। सिमिलरली अगर आप सप्लाई के साथ इस रिलेशन को देखो तो प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब आप देखो वो कौन सी सिचुएशन आपको दिख रही है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। बहुत ध्यान से अगर आपने देखा होगा अपनी आंखों का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर आपको दिख गई होगी वो चीज कि जब 3 रुपीज हमारी प्राइस थी तो उस पॉइंट पर जितनी मार्केट डिमांड है उतनी ही मार्केट सप्लाई भी है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर क्या है और नीचे क्या है, और यहीं पर ही हम आकर क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों हमने 3 रुपए से ऊपर वाली जो भी हमारी क्वांटिटी है उसको हमने इक्विलिब्रियम नहीं बोला, या क्यों हमने इक्विलिब्रियम से नीचे वाली क्वांटिटी को हमने नहीं कहा कि यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो, कुछ तो रीजन होगा ना। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर हमें एक्सेस डिमांड देखने को मिलती है। आप खुद देखो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर 500 की डिमांड है तो 100 की सप्लाई है, 400 की डिमांड है तो 200 की सप्लाई है, यानी कि डिमांड मार्केट में ज्यादा है और मार्केट में डिमांड ज्यादा होने की वजह से ही प्राइस बढ़ रही है। नेचुरल चीज है, तो लॉजिकल है। उसके बाद एक पॉइंट फिर भी ऐसा आया कि दोनों चीजें बराबर हो गई है, इक्विलिब्रियम आ गया। अब अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे अगर आप चलते हो तो आप कंपेयर करो जरा यहाँ पर कि अगर डिमांड 200 की है तो सप्लाई 400 की है। भाई आपकी सप्लाई आपको ज्यादा देखने को मिल रही है कि डिमांड उतनी नहीं है लेकिन आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो। फिर मार्केट में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ढेर लगाना शुरू कर दोगे ऐसे में। अब जब ढेर लगाना शुरू कर दोगे तो वही फिर एक्सेस इन्वेंट्री हो जाएगी आपके पास।
तो सिचुएशन कुछ कुछ बदलती है, इसी वजह से हमने एक आइडियल सिचुएशन यही सोची है कि डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होंगे ना वही आके रुकेंगे। अभी इसके कुछ और रीजन भी है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड पर भी क्या होता है। फिलहाल आप ये डायग्राम देखो जरा, आपको डिमांड कर्व दिख रहा है और सप्लाई कर्व दिख रहा है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये जो आपका पोर्शन है ये सरप्लस है, ये आपकी एक्सेस सप्लाई है कि आप यहाँ पे सप्लाई ज्यादा कर रहे हो बट उतनी डिमांड नहीं है आपके पास। और ऐसे में आप ये देखो कि सिर्फ एक्सेस सप्लाई कब पॉसिबल है, जब प्राइस बढ़ रही हो, क्योंकि सप्लायर तो रिएक्ट पॉजिटिवली ही करेगा ना प्राइस को, उसको तो बढ़ती प्राइस पर ज्यादा ही सप्लाई करना है। बट कंज्यूमर कैसे करता है रिस्पॉन्ड, वो घटती हुई प्राइस पर ज्यादा डिमांड करता है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सेस डिमांड है वो इसी सिचुएशन पे दिखेगा, क्योंकि बढ़ती हुई प्राइस के साथ हम डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन शॉर्टेज है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, बट ऊपर वाला पोर्शन सरप्लस है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, ठीक है। क्यों एक्सेस सप्लाई ऊपर और एक्सेस डिमांड नीचे, ये आपको समझ आ गया होगा कि कम प्राइस पर ज्यादा डिमांड किया जाता है और ज्यादा प्राइस पर कम डिमांड किया जाता है, ठीक है। सेम गोज विद द सप्लाई, ठीक। अब इसके कुछ रीजन समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहली बात तो हम एक्सेस डिमांड की बात करें, जहां पर आपको प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कमी नजर आ रही है, यानी कि कुछ ये वाली सिचुएशन। तो ऐसा क्यों है बेटा, देखो एक्सेस डिमांड हो जाने की वजह से जो बायर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। दिस कंपटीशन पुशेस द प्राइस अपवर्ड। अब क्या है, मार्केट में वही डिमांड ज्यादा आ रही है, लोग अल्लाह मचा रहे हैं, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ऐसे में सेलर्स के भाव बढ़ जाते हैं, सेलर्स के भाव बढ़ेंगे तो वो अपनी कमोडिटी के भाव बढ़ा देंगे ना, तो ऐसे में प्राइस ऊपर चली जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और जैसे प्राइस बढ़ेगी तो हमारा जो कंज्यूमर है वो फिर बैठ जाएगा आराम से कि नहीं भाई अब तो प्राइस बढ़ रहा है, अब शांत हो जाओ। तो ऐसे में क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगा लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, बट हमारा सेलर तो राजा बनने की कोशिश करेगा क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई लेकिन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो सिचुएशन ये देखने को मिल रही थी ना कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ने भी शिफ्ट लेना शुरू किया और सप्लाई ने भी अपने अंदर चेंजेस करने शुरू किए, दोनों के अंदर कुछ मूवमेंट्स आएंगे और उस मूवमेंट की वजह से एक पॉइंट आ जाएगा कि जहां पर डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर हो जाएंगे। तो मार्केट इस तरीके से अपना खेल खेलती है कि भले ही आपको दिख रहा है कि इम्बैलेंस है, वो बैलेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है। यही चीज अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई के केस में क्या होगा, एक्सेस सप्लाई के केस में, कि जो सेलर है वो प्राइस को कम करने की कोशिश करेगा क्योंकि अब उसका सामान बिक नहीं रहा है। मार्केट में सिचुएशन ये आ चुकी है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो ऐसे में फायदा नहीं हो रहा ना उसको, भाई उसका सारा का सारा सामान क्या हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो ऐसे में उसने प्राइस कम किया। अब जैसी प्राइस कम करेगा हमारा जो भाई बायर है वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा, वही लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। सेलर राजा नहीं बन पा रहा है, वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। तो इवेंचुअली ये सिचुएशन जो है वो चेंज होकर इस सिचुएशन पे आप आ ही जाओगे कि सप्लाई और डिमांड के बराबर आ जाएगी। तो बस ये जो मार्केट का खेल है, ये जो मार्केट के फोर्सेस हैं, ये आपस में इसी तरीके से खेल खेलते हैं और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर आता है जहां सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर तो यही है कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहीं आएगा जहां डिमांड और सप्लाई हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। अब बेटा आपको ना मार्केट के अंदर डिमांड में चेंजेस कब देखने को मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं चेन इफेक्ट्स। डिमांड में भी चेंज हो सकते हैं, सप्लाई में भी चेंज हो सकते हैं। अब हमने यूनिट 2 में ना कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़े थे जहां पर डिमांड के ऊपर असर पड़ता है अदर देन द प्राइस। प्राइस को अगर हम छोड़ भी दे तो भी हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट होती है ना भाई, प्राइस की वजह से भी हो सकती है और विदाउट प्राइस भी हमारी जो डिमांड है वो शिफ्ट होती है। तो मैं विदाउट प्राइस वाले फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से फैक्टर्स थे, जैसे कि हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज होना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज होना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में, टेस्ट और प्रेफरेंसेस के केस में हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो सकती है, राइट। तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, डिमांड में चेंज होना। वो डिमांड में चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो मार्केट में अगर सिर्फ डिमांड चेंज होती है तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, हमें वो पढ़ना है, ठीक है। एक मैं समझा दूंगी, दूसरा आपका होमवर्क होगा। चलो तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मार्केट इक्विलिब्रियम में अगर इंक्रीज इन डिमांड हमें शो करना है तो एक बेसिक आपको डायग्राम बनाना ही है, इसको ध्यान रखिएगा। आप पहले डिमांड कर्व शो करेंगे, सप्लाई कर्व आएगा, इतना तो आपको बनाना ही बनाना है। आगे की कहानी आपके क्या सिचुएशन दे रखी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइस, ठीक। मैंने कहा डिमांड बढ़ी क्यों, देखो अगर मार्केट में टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पढ़ के आए हो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में।
तो अगर राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है तो आपका डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये मेरा बेसिक डायग्राम है। अब मैं इसके अंदर डिमांड को शिफ्ट कर रही हूँ। अब जब मैं यहाँ पर डिमांड को शिफ्ट करूंगी, एक नया डिमांड कर्व बनाऊंगी, आप डॉटेड बनाएंगे, ठीक है, मैं अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो ये मेरा नया डिमांड कर्व है। अब नए डिमांड कर्व ने हमारी सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट किया है? ये तो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ठीक है, ये पहले वाला इक्विलिब्रियम है। अब मेरे नए डिमांड कर्व ने मेरे को कहाँ देखने को मिला कि उसको इंटरसेक्ट किया है? इस पॉइंट पर। तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, अलग कलर से करते हैं इसको, ये न्यू इक्विलिब्रियम है। इस न्यू इक्विलिब्रियम पे अगर मैं क्वांटिटी देखना चाहूँ तो क्या हुई है हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। और न्यू इक्विलिब्रियम पर ही अगर आप देखें तो आपकी प्राइस भी क्या है, वो भी बढ़ गई। तो बेटा ये जो आपने डायग्राम बनाया ना, आपको इसको लिखना होता है। पहली बात तो डायग्राम बहुत है, याद तो नहीं कर सकते, आपने बस डायग्राम बनाना सीखना है। क्या सिचुएशन पूछी है उसके अकॉर्डिंग क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो यहाँ से अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि इस इंक्रीज इन डिमांड की वजह से हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो आपकी इंक्रीज हो गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। बस इन्हीं सब चीजों को आपको वर्ड्स में लिख कर आना है। तो पहले पूरा डायग्राम समझाना है, इफेक्ट शो करना है, ठीक है। तो डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम आप खुद बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब ऐसे ही सप्लाई में भी तो आ सकता है ये चीज। अब सप्लाई के भी तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी का चेंज होना, सब्सिडीज का चेंज होना, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में चेंज हो जाना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म में चेंज हो जाना। तो ये भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। तो ऐसे में अगर मैं इंक्रीज इन सप्लाई की बात करूं कि मान लो फैक्टर इनपुट्स ने अपनी प्राइस कम कर दी, सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ सस्ता हो गया, तो ऐसे में सप्लाई के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो अगेन ये डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, इतना तो हमें बनाना ही है ना। चलो, अब मैंने कहा सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, ठीक। तो आप अपने सप्लाई कर्व को कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ये आपने नया सप्लाई कर्व बनाया। अब इस नए सप्लाई कर्व ने डिमांड को कहाँ जाके इंटरसेक्ट किया है, ये तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम हो गया। इस नए इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी देखो और इस नए इक्विलिब्रियम पे प्राइस देखो। तो हमने देखा कि नया इक्विलिब्रियम पे हमारी जो क्वांटिटी है वो तो राइज हुई है, लेकिन जो हमारी प्राइस है वो फॉल हो गई है, फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश, ठीक है। तो बस इस तरीके से डायग्राम बनाने सीखने हैं और उसका इम्पैक्ट चेक करना है, उसका इफेक्ट चेक करना है, ठीक है। तो डिक्रीज इन सप्लाई का आप खुद बनाएंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, साइमल्टेनियस इफेक्ट्स। अब साइमल्टेनियस इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। तो बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व में जब शिफ्ट देखने को मिलता है, दोनों में एक साथ आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो डिमांड और सप्लाई दोनों में देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ चेंज होंगे। अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें चेंज सिर्फ किस में आ रहा था, या तो डिमांड या तो सप्लाई, जिसका फैक्टर होगा। बट उसके लिए आपको फैक्टर पता होने चाहिए। बच्चा यही गलती करता है कि फैक्टर ही नहीं पता होते। जो डिमांड के फैक्टर्स हैं वो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, जो सप्लाई के फैक्टर्स हैं वो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, और एक ही बारी में एक ही चीज चेंज हो रही है, वो चेन इफेक्ट्स है। लेकिन जब दोनों एक साथ चेंज होंगे तो वो आपके साइमल्टेनियस इफेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ पर 6 केसेस देखने को मिलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, और ऐसे ही 3 हमारे डिक्रीज के भी हैं। तो मैं 3 इंक्रीज के बनाऊंगी, आपका होमवर्क है कि आप 3 डिक्रीज के बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, ठीक। चलो, अब जिससे किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हम ऐसे जरा 3 अपने डायग्राम्स बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बनाने का तरीका तो एकदम सेम ही रहेगा, है ना। तीनों में आपको एक बेसिक डायग्राम जो है वो सेम बनाना है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बहुत आसान है ये वाला चैप्टर, तो मतलब बहुत 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 आसान है, बहुत आसानी से आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से फटाफट से हमने ये काम किया कि एक बेसिक डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है।
दोनों इंक्रीज हुए हैं, दोनों इंक्रीज होने पे राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं, लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुई है सप्लाई से। तो बहुत ध्यान से करिएगा इसको। देखो अब जब आपने इसको डिमांड को शिफ्ट किया राइटवर्ड, थोड़ा ज्यादा शिफ्ट कर दो, ठीक है, डिमांड करवा गया। सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट करोगे लेकिन थोड़ा सा कम कर देना उसको, अपने आप आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो ये पहले वाला इक्विलिब्रियम है। अब नया इक्विलिब्रियम यहां मिला ना, ये हो गया आपका ई डैश। अब इस नए इक्विलिब्रियम पे अगर आप देखो अपनी क्वांटिटी को, तो ये देखो ये आपकी क्वांटिटी और ये आपकी प्राइस। तो आपको ये देखने को मिल रहा है फिलहाल कि जब डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लाई से, तो ऐसे में क्वांटिटी एक्सचेंज भी इंक्रीज हुई है और प्राइस भी इंक्रीज हुई है। ये पहले वाले का हमें देखने को मिला इम्पैक्ट। अब दूसरा क्या है कि व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। अब दोनों बिल्कुल सेम है, तो ध्यान से इक्वल वाले को बहुत ध्यान से करना कि दोनों को ही राइटवर्ड शिफ्ट करोगे, लेकिन दोनों का राइटवर्ड शिफ्ट जो है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना, तभी आपको वो इफेक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना बिल्कुल सेम आए, ये चीज ध्यान रखना। तो स्केल से आप बनाएंगे ना मेजरमेंट के साथ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बिल्कुल सेम प्राइस आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर्ड पे बना रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे मेजरमेंट जा रहा है, बट आपका बिल्कुल सेम आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस ही नहीं आया है, सेम प्राइस पर ही आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टैब्लिश होगा। बट येस डेफिनेटली दोनों ही जो चीजें हैं वो इंक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ क्वांटिटी आपको तीनों ही केसेस में बढ़ती हुई नजर आएगी, सिर्फ मेन जो इफेक्ट आपको नजर आएगा वो प्राइस पर नजर आएगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में हमने देखा कि प्राइस बढ़ रही है, दूसरे वाले केस में प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तीसरे वाले केस में देखते हैं जहां पर इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई है, ठीक है, यानी कि अब सप्लाई को ज्यादा चेंज करना है और डिमांड को थोड़ा सा कम चेंज करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, ये आपकी नई क्वांटिटी, ये नया प्राइस, ठीक है। तो यहाँ क्या देखने को मिला, क्वांटिटी इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस फॉल हो गई। तो तीनों ही केसेस में क्वांटिटी तो इंक्रीज है ना, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है, तो डिक्रीज में क्या रहा होगा, डिक्रीज में फॉल हो जाएगी क्वांटिटी। बस कहाँ चेंजेस नोटिस करने हैं आपको, प्राइस पे। और इक्वालिटी वाले केस में तो प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा, सेम आ रहे हैं ना, दोनों ही सेम इफेक्ट से चेंज हो रहे हैं, डिमांड भी और सप्लाई भी, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस इफेक्ट्स हैं जहां पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो मैंने 3 केस इंक्रीज के बनाए हैं, आप 3 केस डिक्रीज के बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे कोई भी सिचुएशन में पूछे, अगर वो खुद कह दे कि हमारी डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो गई है या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो गई है, तो आपको शेप तो पता है ना सबकी, आपको लॉजिकली पता है कि उस टाइम पे डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व कैसे बनता है। तो वो कोई भी सिचुएशन दे दे, आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपने लॉजिकली चीजों को समझा है। तो रट्टा नहीं लगाना प्लीज ग्राफ का कि कब क्वांटिटी बढ़ रही है कब प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। चलो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब आते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है, प्राइस कंट्रोल। यानी कि ये तो चलो हमने ये देखा कि मार्केट की डिमांड है, मार्केट की प्राइस है, मार्केट में कंज्यूमर और सेलर ही प्राइस को डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, जो भी है वो मार्केट फोर्सेस से हो रहा है। बट कई बार प्राइस डिसाइड करते टाइम गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, यानी कि गवर्नमेंट आती है और प्राइस को डिसाइड करती है। बट ऐसा कब होता होगा, तो बेटा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या कहलाता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहलाता है प्राइस कंट्रोल। तो प्राइस कंट्रोल क्या है, ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, या मैं कहूं एक इंटरफेरेंस है फ्री मार्केट के अंदर। क्योंकि कई बार गवर्नमेंट किसी किसी कमोडिटी की प्राइस को रेगुलेट करना चाहती है, कभी कभी वो ये काम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, तो कभी कभी वो ये काम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करती है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट के तो हम दोनों ही बच्चे हैं, उसको तो दोनों का ख्याल रखना है। तो कभी वो कंज्यूमर्स के लिए कुछ काम कर रही है, कभी वो प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ काम कर रही है। तो 2 तरीके से गवर्नमेंट इस काम को कर पाती है, एक जगह पर वो मैक्सिमम प्राइस सेट करती है और एक जगह पर वो मिनिमम प्राइस। खुद सोचो, मैक्सिमम प्राइस किसके लिए सेट की जाती होगी, कंज्यूमर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए? ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर्स के लिए, कि भाई देखो इससे ज्यादा तुम कंज्यूमर से प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। और मिनिमम प्राइस किसके लिए होता होगा, कि भाई देखो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस, ये 2 कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम को आपको सोचो, सीलिंग ऊपर होती है ना, तो मैक्सिमम, फ्लोर नीचे होता है, तो यहाँ पर मिनिमम प्राइस को प्राइस फ्लोर कहा जाता है या सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, और वहीं पे मैक्सिमम प्राइस को क्या कहा जाता है, प्राइस सीलिंग, ठीक है। चलो अब फटाफट से इसको समझते हैं।
पहले मैक्सिमम प्राइस को समझते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, हाईएस्ट प्राइस। अब तुम खुद सोचो, बहुत लॉजिकली मुझे इस बात को बताना सोच कर कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड की गई है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड की गई है। कहां कंज्यूमर के हित में प्राइस डिसाइड होनी चाहिए, अबव द इक्विलिब्रियम और बिलो द इक्विलिब्रियम? बताओ, खुद सोचो। एज अ कंज्यूमर तुम कम प्राइस पे ज्यादा खरीदना पसंद करते हो या ज्यादा प्राइस पे? कम प्राइस पे ना। तो इसीलिए जो मैक्सिमम प्राइस है, जो हाईएस्ट प्राइस है ना बेटा, वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो सेट की जाती है। और खुद सोचो, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ ही एक्सेस डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होती है। तो जो आपकी हाईएस्ट प्राइस है वो कहाँ फिक्स की जाती है? बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो व्हेन द मार्केट प्राइस इज वेरी हाई, जैसे कि वॉर के टाइम पे हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है, या शॉर्टेज के टाइम पे हो सकता है, तो पुअर और मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इसेंशियल गुड्स की प्राइस, जैसे कि वीट, राइस, शुगर और केरोसिन वगैरह को गवर्नमेंट इंटरवेन करके उनकी प्राइस को कंट्रोल करती है। और कहाँ सेट करती है? बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई भी बराबर है, गवर्नमेंट ने प्राइस भी बिलो सेट कर दी है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज होगी और क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसी सिचुएशन को हमने अभी पढ़ा था, क्या? एक्सेस डिमांड। अब यही चीज जो हमने डिसाइड करी, इससे क्या इम्पैक्ट, इसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं? सबसे पहले तो ऐसा किया जा सकता है फ्रॉम दी राशनिंग सिस्टम, पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारा। तो शॉर्टेज को डील करने के लिए गवर्नमेंट राशनिंग करती है, फिक्स क्वांटिटी सप्लाई की जाती है कंज्यूमर्स को कि भाई देखो इतनी ही क्वांटिटी आपको यहाँ पर फिक्स की जाएगी, यानी कि आपको मिल सकती है। ऐसा वो करते हैं अपने राशन शॉप्स के थ्रू या फेयर प्राइस शॉप, जिसको हम पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पर इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। पहली बात तो यहाँ पर आपको कुछ इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं, क्योंकि देखो सस्ते में अच्छी क्वालिटी तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिलेगी। कई बार यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए डिफिकल्टी आती है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी राशन की दुकानों के आगे, इरेगुलरिटी आती है यहाँ पर गुड्स के लिए, और टाइम और एफर्ट्स कई बार वेस्ट हो जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, क्योंकि गुड्स को लोग क्या करते हैं भाई, स्टॉक कर लेते हैं, उसकी होर्डिंग कर लेते हैं, फिर मार्केट में उसको हाई प्राइस पर बेचते हैं। तो रिच कंज्यूमर्स को ही वो मिल पाता है, पुअर कंज्यूमर्स को फिर उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये तो था मैक्सिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस, यानी कि जिसको हम एमएसपी भी कहते हैं, बहुत सुना होगा आपने एमएसपी यहाँ पर, है ना, बहुत बड़ा केस था हमारे ये एमएसपी, और इसी को हम लोग प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। सो मिनिमम प्राइस है वो लोएस्ट प्राइस जो हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब फिर से लॉजिकली अपना दिमाग लगाओ, अपने घुटनों पे थोड़ा सा जोर दो और मुझे बताओ कि अब तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुम कब ज्यादा सप्लाई करना पसंद करोगे? तुम्हारे लिए सपोर्ट अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वहां वो प्राइस को अबव द इक्विलिब्रियम सेट करे या बिलो द? इतना तो तुम्हें मिल ही रहा है, अबव करे या बिलो करे? आप ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि प्राइस बढ़ेगी तभी तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे। और यहाँ पर उस सिचुएशन को हमने अभी पीछे क्या समझा था, क्या कहते हैं? एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस फिक्स की जाती है वो अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स की जाती है। दीज आर द कीवर्ड्स, तो ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रोड्यूसर, स्पेशली फार्मर्स के लिए हम इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी मार्केट प्राइस बहुत कम होती है तो ऐसे में फार्मर्स जो है वो अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाते, तो उनको एनकरेज करने के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए हम उनके लिए मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही एक्सेस सप्लाई यानी कि सरप्लस आएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। अब गवर्नमेंट फिक्स कर रही है उसके इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव, तो क्वांटिटी सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आएगी। अब इससे क्या होता है भाई, यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस है उसको एनफोर्स कैसे किया जाता है? गवर्नमेंट ही सरप्लस प्रोडक्शन को खरीदती है, बफर स्टॉक्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट, ये जो हमने भी ऊपर राशन की दुकानें खोली वहीं पर जाकर इन सामान को बेचा जाता है। अब इस एमएसपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहला तो बर्डन ऑन कंज्यूमर, ऑटोमेटिकली जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे आ रहा है, मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगी, कंज्यूमर ही पे करेगा। फाइनेंशियल बर्डन है कई बार गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सरप्लस खरीदना ही पड़ेगा, स्टोरेज की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर इन दैट केस विल इंक्रीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। टैक्स का बर्डन यहाँ पर जो है इंक्रीज होगा, भी यहाँ से टैक्स का कलेक्शन आएगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, सरप्लस प्रोडक्शन को खरीद रही है, स्टोर करके रखना है फूड ग्रेन्स को, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स बर्डन है वो इंक्रीज हो रहा है। डिस्पोजल, सरप्लस कैसे यूज किया जा रहा है? या तो सस्ते में बेचा जा रहा है,
ठीक है, या फिर जो हमारे कुछ वर्क प्रोग्राम्स हम लोगों ने चला रखे हैं, जहाँ पर हम लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, तो वहाँ पर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सपोर्ट किया जाएगा या फिर कहीं पर फॉरेन एड के लिए भी इन गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फार्मर की इनकम डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस उनको मिल रही है और प्रोडक्शन को एनकरेज किया जा रहा है। तो बस मुबारक हो, इसी के साथ हमने अपनी कंप्लीट करी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही डिटेल तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड आई होप कि मेरे साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा और हर एक चीज आपको यहाँ पर होगी क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों, मिलेंगे आपसे एक नई जर्नी में, एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक अपनी तैयारी बढ़िया रखिए और अपनी तैयारी को बहुत ही टॉप लेवल तक लेके जाइए। किसी भी तरीके का असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, ठीक है। सो मिलेंगे अब आपसे किसी एक और नई जर्नी और एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।